फीसदी बढ़कर हुआ 1.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे तो हुबली में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। संदेश खाली के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार को जमकर घेरा और कहा कि संदेश खाली के गुनहगार को बचाने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के नेताओं को भी बंगाल की जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार पर घेरा तो केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोकने का भी ममता सरकार पर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर मां माटी मानुष के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया तो भाजपा के दबाव में शेख शाहजहां पर कार्रवाई की बात कही। पश्चिम बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत करता जोश और उत्साह से भरा ये जनसैलाब। पीएम ने हुगली के आरामबाग में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया तो राज्य की ममता सरकार लगातार उनके निशाने पर थी। संदेश खाली की घटना पर पूरे देश के आक्रोश का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने ममता दीदी से मदद मांगी तो बदले में बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। पीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं के आंदोलन और जनता के दबाव के बाद टीएमसी को अपने नेता को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? पीएम ने इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया। संदेश खाली को लेकर गठबंधन की चुप्पी पर भी पीएम ने कड़ा प्रहार किया। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर दे रहे हैं उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? पीएम ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का नया मॉडल पैदा कर दिया है। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने घोटालों के लिए कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, इसलिए उनके मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है,
ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार राज्य के विकास में रुकावट बन रही है। पीएम ने कहा कि केंद्र से हजारों करोड़ रुपए मंजूर होने के बाद भी ममता सरकार उसका लाभ राज्य के गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रही। पीएम ने कहा कि टीएमसी के वोट बैंक का घमंड इस बार टूटेगा। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास आज किया। प्रधानमंत्री ने हुबली के आरामबाग में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अवशिष्ट जल उपचार से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने लगभग 2790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने 2680 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाओं भी राष्ट्र को आज समर्पित की। प्रधानमंत्री ने खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी आज उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दरमियान पश्चिम बंगाल में अवशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल के विकास के लिए अहम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से आम आदमी का जीवन आसान हो रहा है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार केंद्र सरकार पर उनके साथ वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाती है, लेकिन सच्चाई इससे पूरी तरह अलग है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के बाद ये सच एक बार फिर से सबके सामने आ गया है कि ममता सरकार राजनीतिक वजहों से मोदी सरकार पर ये आरोप लगाती है, जबकि बंगाल में योजनाओं में हो रहे घपले घोटाले को ममता सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। केंद्र का तर्क है कि पश्चिम बंगाल के हक का एक एक पैसा उसे दिया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के लगातार सभी राज्य सरकारों को मजबूत बनाने में जुटी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सभी 28 राज्यों को 1.42 लाख करोड़ रुपए की कर हिस्सेदारी की 2 किस्तें जारी करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल को 10,692 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो इस मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये राशि 12 फरवरी को पहले जारी की जा चुकी 71,061 करोड़ रुपए की किस्त के कर बंटवारे के अतिरिक्त है। इस घोषणा के साथ राज्यों को फरवरी 2024 में कर हस्तांतरण की कुल 3 किस्तें मिली हैं। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में जुटे हैं। ममता बनर्जी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और साक्ष्य उल्टा बताता है। अगर पश्चिम बंगाल की रेट और बीजेपी शासित गुजरात का पेट्रोल का रेट आप पकड़ लीजिए तो 5-6 रुपये का अंतर है। वहाँ गुजरात में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, बिहार में कम है, बंगाल में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत ज्यादा है। और बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य भी बोल चुका है कि अपने साल में किसी सरकार ने 1 सिलेंडर, किसी सरकार ने 2 सिलेंडर, राज्य सरकार फ्री में दे रही है। तो दीदी को पहले, ममता बनर्जी को पहले ये बोलना चाहिए कि आप फ्री में कितना सिलेंडर स्टेट में
जनता को, गरीब जनता को देंगे। गरीब जनता को आप फ्री में 2 सिलेंडर साल में करिए, उसके बाद आप गैस का कीमत को लेकर बात उठाइए। मोदी जी जनता के साथ है, गरीब के साथ है। पश्चिम बंगाल में विकास को बल मिले और सभी तबकों को उसका हक मिले, इसलिए केंद्र ने पश्चिम बंगाल को मिलने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता को नियमित रूप से समय सीमा के अंदर वितरित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पश्चिम बंगाल को 91,764 करोड़ रुपए, 2023-24 में 83,091 करोड़ रुपए, 2022-23 में 61,436 करोड़ रुपए, 2021-22 में 55,940 करोड़ रुपए और 2020-21 में 41,353 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल को किया गया था। आंकड़े पश्चिम बंगाल के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की नीयत और नीति की गवाही दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि के बाद ये साफ हो गया कि राज्यों को मिलने वाली वित्तीय हिस्से पर केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियों का आक्षेप निराधार है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। पूर्वी भारत के विकास को संकल्पित पीएम मोदी आज जब झारखंड पहुंचे तो राज्य को 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 2018 में सिंदरी के जिस खाद कारखाने की आधारशिला रखी थी, पीएम मोदी ने आज उसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस खाद कारखाने से भारत को यूरिया उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने झारखंड को कई रेल परियोजनाओं की भी आज शुरुआत की, जो राज्य की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगी। विकसित राज्य से विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने झारखंड के लिए 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इनमें सबसे प्रमुख रहा सिंदरी खाद कारखाना। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस कारखाने को दोबारा शुरू करने की आधारशिला रखी थी। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सिंदरी कारखाने के पुनर्निर्माण में 8,900 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये हर साल लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश सिर्फ 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन कर पाता था, जबकि जरूरत 360 लाख मीट्रिक टन की थी। बीते 10 साल में भारत ने प्रयास किए हैं और उत्पादन बढ़कर 310 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। अब देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है। यूरिया कारखाने के अलावा प्रधानमंत्री ने एक और ऐसी परियोजना का लोकार्पण किया जो सालों से लटकी हुई थी। करणपुरा थर्मल परियोजना, जो झारखंड के चतरा में बीते 25 साल से लटकी हुई थी। इसे 7,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने धनबाद में भाजपा द्वारा आयोजित विजय संकल्प महारैली में योजना को लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक रेल परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इनमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन सेवा, टाटानगर और बादाम पहाड़ के बीच MEMU ट्रेन सेवा और शिवपुर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी सेवा शामिल है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जेएमएम सहित इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने इन दलों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। पीएम ने कहा कि ये लोग यहाँ के प्रतिभाशाली नौजवानों को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार के बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके ही बारे में सोचते हैं। परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड को अपना संकल्प बताया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम को जमकर घेरा। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री आज 2 राज्यों में थे, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। क्या उनके दौरे में रहा खास, इस पर हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। पीएम का भ्रष्टाचार पर वार 400 पार की हुंकार, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने 400 पार का नारा भी लगाया है, यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षियों पर करारा प्रहार भी किया। इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सुरजीत दास गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरजीत दास गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। सीधे तौर पे संदेश खाली का मामला देश भर में सुर्खियों में छाया हुआ। उस बीच प्रधानमंत्री का आज ममता सरकार को सीधे आड़ो हाथों लेना और किस तरीके से कटाक्ष किया है कि संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने वालों को शर्म आनी चाहिए। आपको लगता है ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक प्रहार सीधे तौर पर? जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पे बरसों से, बल्कि दशकों से, 60 के दशकों से पश्चिम बंगाल ने काफी हिंसा देखी है, लेकिन इस प्रकार की निर्लज्ज सरकार नहीं देखी, जहां की अपराधियों के बचाव में नेता खड़े हो जाते हैं, विधायक खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक खड़ी हो जाती है। तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि जब पीड़िताओं ने उनकी तरफ उनको गुहार लगाई कि हमें इंसाफ चाहिए, तो उन्होंने बदले में कहा कि ये जो है, ये सब कुछ जो बांग्ला में कहते हैं साजानो घटना, मतलब कि ये सत्य नहीं है, इसको ये बनावटी है, ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जो हाहाकार मचा हुआ, ये सब कुछ बनावटी है। तो कोई भी सरकार इतनी निर्दयी, इतनी संवेदनहीन, इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है? और जिस राज्य में, जिस जिले में, बल्कि जिस सीट में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तृणमूल कांग्रेस को लगभग जो वहां की महिलाएं बता रही थी कि 98-99% वोट मिलता है, वहां उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब बीजेपी के लोग हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। वहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वो कह रही हैं कि ये तो विपक्ष की राजनीति है, ये तो विपक्ष का छलावा है। तो इसलिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देखिए, पिछले जो 34 साल कम्युनिस्ट शासन रहा, उस समय भी काफी अत्याचार हुआ लोगों पर, लेकिन इस प्रकार का हमने देखा नहीं है कि शासक दल जो है वो अपराधियों के बचाव में खड़ा है,
बल्कि शासक दल के कई विधायक, कई मंत्री अब तो जेल में हैं। अलग अलग एजेंसियों की जांच चल रही है उन पर। करोड़ों के कैश उनके घरों से बरामद हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर कोई ये कहे कि ये केंद्र का षड्यंत्र है तो उसे भी ये सोचना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस के ही कई ऐसे नेता हैं जो अपने ही अन्य नेताओं की पोल खोलते रहते हैं। वो टीवी पर आकर, कैमरा पर आकर वो कहते हैं कि हम लोगों को वोट नहीं देने देते। वो कहते हैं कि हमारे साथियों ने इतने करोड़ रुपए खा गए, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है पश्चिम बंगाल के लिए। बिल्कुल, और पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक सच है वो अपने आप में कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े करता है। शिशिर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरों के लिहाज से बात की जाए, आज और कल 3 राज्य वो जाएंगे, झारखंड और पश्चिम बंगाल आज गए और कल बिहार भी जाएंगे। कल भी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री रहेंगे। पूर्वी भारत के विकास पे खासा जोर प्रधानमंत्री का शुरुआत से, आपको लगता है कि उस दिशा में ये दौरा भी महत्वपूर्ण कदम, और वो जो विकास की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गया है पूर्वी भारत बनस्पत पश्चिम भारत के, वो कमी को, गैप को पूरा करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री के प्रयास जारी हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर हम 3 राज्यों को देखें तो इसमें पश्चिम बंगाल तो थोड़ी बेहतर स्थिति में है, वहां पर उद्योग धंधों की स्थिति थोड़ी बेहतर है। अगर हम झारखंड और बिहार की बात करें, झारखंड जो है वो खनिज उत्पादन की वजह से जरूर एक बेहतर स्थिति में, लेकिन बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। अब वहां पर अगर आप नई परियोजनाओं की सौगात देते हैं, और खास तौर पे मुझे लगता है कि बिहार में और झारखंड दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही राज्य श्रम शक्ति के लिहाज से काफी बड़े राज्य हैं, आबादी के लिहाज से काफी बड़े राज्य हैं। तो इन राज्यों में जरूरत इस बात की है कि विनिर्माण को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो जो परियोजनाएं जिनका शिलान्यास या जिनका उद्घाटन किया जा रहा है, अगर आप आज देखें तो उनमें दोनों में ही मकसद यही है कि किस तरीके से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। इसका एक पक्ष तो ये होगा कि इन राज्यों में रोजगार के मौके बनेंगे, और दूसरा पक्ष ये होगा कि इन राज्यों से जो पलायन होता है उस पलायन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। जी, सुरजीत जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो साफ तौर से कहा कि मां माटी मानुष का सिर्फ ढोल पीटने का काम टीएमसी अब कर रही है, और ऐसे में संदेश खाली की घटना के बाद में जिस प्रकार से पूरा एक स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, घपले घोटाले से लेकर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता, आपको लगता है कि चुनाव से पहले इस प्रकार के तमाम जो मसले हैं ममता सरकार पे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसे बयान दिए हैं, क्योंकि ये सच में बहुत दर्दनाक घटना है जो संदेश खाली में घटी है। और जब जहां तक पश्चिम बंगाल की अवस्था की बात है, तो संदेश खाली नेशनल न्यूज में सुर्खियों में आई है, जबकि जिले जिले का यही हाल है। आपको याद होगा कि 2021 के चुनाव के बाद में भी कई जिलों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, महिलाओं पर हमला हुआ, और एक समाज के एक वर्ग ने एक दूसरे वर्ग पर हमला किया, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इसको कम्युनल एंगल नहीं देना चाहता, लेकिन अपराध तो अपराध है, ये तो कहना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए, ये जो घटना है ना, इसको आप राजनीति की तरह मत देखिए, इसको आप स्पष्ट तौर पे एक ह्यूमन राइट्स केस की तरफ देखिए कि यहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और उसका कोई समाधान चाहिए। इसका चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से इसका अंत होना चाहिए। लोगों का जो कष्ट है, लोगों का जो दुख दर्द है, और उसके साथ ही ये जो आर्थिक विषयों पर प्रधानमंत्री ने बात की, उस पर भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई परियोजनाओं का लाभ वहां के लोकल लोगों को मिला नहीं है। इसके लिए भी वो काफी परेशान है, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे वो जनधन योजना की बात हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो। ये सभी परियोजनाएं जो है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाता, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये अगर लागू हो गए तो श्रेय बीजेपी ले जाएगी, भाजपा ले जाएगी, और उनके वोट कम पड़ जाएंगे। तो इस दृष्टि से भी ये जो राज्य सरकार है, इसका अंत होना काफी आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में कौन श्रेय लेगा, इसके का फायदा नफा नुकसान क्या होगा, इसकी वजह से जनता के हित के साथ में खिलवाड़ कहीं ना कहीं होता दिखाई पड़ रहा है। शिशिर जी, आपको लगता है कि सिंदरी का जो यूरिया के कारखाने की आज जो शुरुआत हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल के तौर पे, और ये भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी दशकों से लटके हुए तमाम ऐसे फैसलों को पुनर्जीवित करके जनता की भलाई और देश की भलाई के लिए लागू कर रहे हैं, और खाद और यूरिया के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की ओर देखा जा सकता है इसको?
इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो देखिए निश्चित तौर पर खाद के जो उत्पादकता है, खाद का जो उत्पादन है, यूरिया का उत्पादन है, उसमें काफी हम अच्छी स्थिति में आएंगे। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें जिस कीमत से हम सबसे ज्यादा परेशान हुए वो है यूरिया की कीमत। नतीजा ये है कि जो कीमत पे अभी हमें खरीदना पड़ रहा है यूरिया, उसके 10वें हिस्से पर ही हम किसानों को उपलब्ध करा पा रहे थे, यानी कि सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। अब यदि यूरिया के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ये जो हम आयात करते हैं उसमें काफी हद तक कमी आएगी। एक और बात जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूरिया के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बिहार में या झारखंड में जिस तरीके से चीनी मिलों की स्थिति है, खास तौर पे मैं बिहार की बात करूं, वहां पर भी सुधार को लेकर के सरकार काफी प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चीनी मिलों का भी जो है वो पुनरुद्धार होगा, जिससे कि बिहार में काफी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। यूरिया तो सिंदरी की जो कारखाना है वो तो लंबे समय से बंद पड़ा था, चीनी मिलें भी काफी समय से बंद पड़ी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम उन चीनी मिलों की भी शुरुआत देखेंगे, जो बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में औद्योगिक परिस्थितियों को बेहतर करेंगी। जी सुरजीत जी, आपको लगता है कि राजनीतिक भले ही किस तरीके से एक दूसरे के प्रति परस्पर एक तरीके से विचारधारा का एक टकराव क्यों ना हो, लेकिन विकास को लेकर प्रधानमंत्री या कहा जाए केंद्र सरकार के माध्यम से पश्चिम बंगाल में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। आज की भी विकास परियोजनाएं उस दिशा में एक बड़ा उदाहरण के तौर पे है, कनेक्टिविटी हो या फिर वहां पे पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से आत्मनिर्भरता हो या फिर ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो। आपको लगता है कि ये प्रयास भी लगातार जारी हैं केंद्र की ओर से? बिल्कुल। देखिए, पिछले 10 साल से मोदी सरकार की यह उपलब्धि रही है कि जितनी भी बंद परियोजनाएं थी उन सबको उन्होंने चालू करवाया। सिर्फ यही नहीं, वो जब 2014 का भी चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो उस समय भी उन्होंने यह दुख व्यक्त किया था कि देश का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग जितना इतना विकसित नहीं है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि मुझे 2015 के बिहार के चुनाव की भी याद आती है, जब उन्होंने जंगल राज की बात की थी। तो देखिए, जिस क्षेत्र में अपराध अधिक होता है वहां निवेश नहीं होता। तो इस तरह से जो सामाजिक स्थिति है वह आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पूरे क्षेत्र में, पूर्वी भारत में, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहां अपराध का जो राज है, जो जंगल राज है, वो समाप्त हो। जब तक कि देखिए अपहरण होते रहेंगे, फिरौती मांगी जाएगी, जब तक खून खराबा होगा, जब तक नारी जाति पर अत्याचार होगा, तो वहां निवेश नहीं हो सकता। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, इसके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ऐसे जो डिस्टर्ब्ड जोन्स हैं वहां पर वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से इन दोनों चीजों को जोड़कर देखा जाना चाहिए और वहां की जनता को बिल्कुल इस बात की समझ है। और इसीलिए जैसे अन्य पैनलिस्ट ने कहा कि वहां से पलायन भी एक समस्या है। पलायन का कारण अपराध है और अपराध के कारण आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है। तो इसलिए दोनों को एक साथ देखकर, और जब ये परियोजनाएं लागू हो जाएंगी, ये तभी हो पाएंगी जब राज्य सरकार जो है वो कोऑपरेशन के मूड में हो, न कि टकराव के मूड में हो। बिल्कुल, और शायद इसीलिए डबल इंजन सरकार को लेकर भी कई बार जनता के मन में कई प्रकार की उम्मीदें, आकांक्षाएं भी रहती हैं। शिशिर जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर एक ढांचागत परियोजना या एक बड़ी परियोजना शुरू होती तो उस पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके का एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है? आपको लगता है कि इस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं, परियोजनाओं के माध्यम से एक बड़ा सामाजिक आर्थिक बदलाव इस पूर्वी भारत में लिखा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है? बिल्कुल आर्यन, देखिए एक चीज आपने गौर किया कि बजट में हमने पिछले 4 बजट से लगातार देखा है कि पूंजीगत खर्च को बढ़ाया जा रहा है। और वो पूंजीगत खर्च कहाँ जा रहा है? बुनियादी सुविधाओं पे आ रहा है। और पूंजीगत खर्च बढ़ाने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसका फायदा 3 रुपए का होता है। तो अब जो इकोसिस्टम की बात है, एक अगर कहीं पे एक सड़क बन रही है या जहां पे कह लीजिए पुल बन रहा हो या कोई और ढांचागत परियोजना चल रही हो, तो उसके आसपास भी जो है पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सड़क जब बनती है तो सड़क के दोनों ओर औद्योगिक विकास की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि
एक उद्योग, एक प्लांट का लगना, वो कच्चा माल कैसे लाएगा और वहां से बना हुआ सामान कैसे ले जाएगा, इसके लिए आपको सड़क की जरूरत होती है। तो सड़कों का निर्माण दोनों ही दिशा में, दोनों ही तरफ से औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। औद्योगिक गतिविधि बढ़ेगी, बसावट बढ़ेगी, उसके साथ साथ सेवा और सामान दोनों ही मामलों में हम तेजी देख सकते हैं। तो बुनियादी सुविधाओं का विकास होना न केवल औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देता है, बल्कि वहां पर और भी कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, और ये एक पूरी अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है। ये जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और शायद इसीलिए ढांचागत विकास पर बहुत ज़्यादा फोकस मोदी सरकार का दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। सुरजीत जी आपका भी, शिशिर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।